स्वागत। आज हम पृथ्वी की दो सबसे शक्तिशाली और अद्भुत शक्तियों ज्वालामुखी और भूकंप की दुनिया को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। नमस्ते। हाँ, ये वाकई में जबरदस्त ताकतें हैं पृथ्वी की। हमारे सामने भूगोल की एक जानी मानी किताब है जीसी लियोंग। इसके कुछ अंश हैं। ये हमें समझने में मदद करेंगे कि ये सब होता कैसे है और इनसे जमीन पर और जमीन के नीचे भी कैसी कैसी आकृतियां बनती हैं। बिल्कुल, और ये आकृतियां हमें पृथ्वी के अंदर चल रही प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो हमारा मकसद यही है जानना कि भाई ज्वालामुखी बनते कैसे हैं, उनसे जो अलग अलग तरह की जमीन की शक्लें बनती हैं, अंदर और बाहर उनका क्या मतलब है, और हाँ, भूकंपों का ज्वालामुखियों से क्या लेना देना है। और कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान और दिलचस्प तरीके से समझें। हाँ बिल्कुल। चलिए एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है ये जो शब्द है वोल्केनो, ये सिसिली के पास एक छोटा सा ज्वालामुखी द्वीप है वोल्केनो, वहां से आया है। ओह, अच्छा। हाँ, पुराने जमाने में यूनानी लोग मानते थे कि आग के देवता वल्कन की भट्टी वहीं जमीन के नीचे है। हाँ, दिलचस्प है। खैर, अब तो हम जानते हैं असली वजह कुछ और है। जाहिर है। तो चलिए इसी असली वजह को समझते हैं। पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ये ज्वालामुखी बनते हैं? मतलब ये पिघली हुई चट्टान जिसे मैग्मा कहते हैं, ये बनती कैसे है और सतह की तरफ क्यों आती है? देखिए, इसका सीधा सा कनेक्शन है पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी से। हम जैसे जैसे जमीन में गहरे जाते हैं, तापमान तेजी से बढ़ता है। हाँ सुना है, काफी तेजी से। बिल्कुल, हर करीब 65 फीट पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। तो इतनी गहराई में तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि चट्टानें पिघलने लगती हैं और मैग्मा बन जाता है। और ये सिर्फ पिघली चट्टान नहीं होती? नहीं, इसमें कई तरह की गैसें भी घुल जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर वाली गैसें, पानी की भाप, बहुत कुछ। अच्छा, जैसे सोडा की बोतल में गैस होती है? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। ये गैसें मैग्मा को हल्का बनाती हैं, उसे ऊपर की ओर धकेलती हैं, और यही गैसें विस्फोट कितना जोरदार होगा ये भी तय करती हैं। जब ये मैग्मा सतह पर आ जाता है तब हम उसे लावा कहते हैं। और लावा भी अलग अलग तरह का होता है ना, मैंने पढ़ा था। हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह का। पहला है बेसिक लावा। ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक। बाप रे। हाँ, और काफी पतला होता है, बहने वाला, रंग में गहरा होता है, जैसे बेसाल्ट चट्टान होती है, क्योंकि इसमें लोहा और मैग्नीशियम ज्यादा होता है पर सिलिका कम। ये बहता कैसे? पतला होने की वजह से ये काफी शांति से बहता है, मतलब बिना ज्यादा धमाके के, और दूर तक फैल जाता है। इससे कम ढलान वाले चौड़े चौड़े ज्वालामुखी बनते हैं, जिन्हें शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे वो हवाई वाले मोना लोआ? बिल्कुल सही, हवाई का मोना लोआ इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा है? वो है एसिड लावा। ये बेसिक लावा के मुकाबले थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होता है, रंग में हल्का होता है, और इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तो गाढ़ा होने से क्या होता है? गाढ़ेपन की वजह से ये धीरे धीरे बहता है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। तो इससे जो ज्वालामुखी बनते हैं वो ज्यादा खड़े, मतलब स्टीप स्लोप वाले शंकु, कोन जैसे होते हैं। और यही गाढ़ापन इसे खतरनाक भी बनाता है, आपने कहा था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये गाढ़ा लावा कई बार ज्वालामुखी के मुंह को, मतलब जहां से लावा निकलता है, उस वेंट को ब्लॉक कर देता है, जैसे प्लग लगा दिया हो। तो अंदर गैसें और दबाव बढ़ता जाता है, और फिर अचानक एक जोरदार विस्फोटक धमाका होता है। तब निकलते हैं वो पत्थर वगैरह, ताकत से हवा में फेंकता है। इन टुकड़ों को पायरोक्लास्ट या ज्वालामुखी बॉम्ब कहते हैं। कभी कभी तो ये लावा इतना गाढ़ा होता है कि वेंट के ऊपर एक कांटे जैसी, स्पाइन जैसी चीज बना देता है। मार्टिनिक में माउंट पेली पर ऐसा हुआ था। बाप रे। तो अब देखिए, लावा की केमिस्ट्री, मतलब उसमें क्या क्या मिला है, यही तय करता है कि ज्वालामुखी का शेप कैसा होगा, और वो फटेगा तो कैसे फटेगा, शांति से या धमाके से। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। ये तो वही उस लावे की बात जो सतह पर आ गया। लेकिन आपने ये भी कहा था कि कुछ मैग्मा अंदर ही जम जाता है सतह तक पहुंचने से पहले। हाँ, बहुत सारा मैग्मा ऐसा होता है जो ऊपर आते आते रास्ते में ही पृथ्वी की पपड़ी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है। इनसे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं, और जो आकृतियां बनती हैं उन्हें हम कहते हैं अंतर्वेधी भू आकृतियां, मतलब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ये हमें दिखती कैसी हैं फिर?
अगर ये अंदर बनते हैं? ये हमें सीधे तौर पर नहीं दिखती। ये तभी सामने आती हैं जब लाखों सालों में धीरे धीरे ऊपर की चट्टानें घिस जाती हैं, मतलब कटाव या इरोजन हो जाता है, तब जाकर ये अंदरूनी संरचनाएं सतह पर नजर आती हैं। अच्छा। ये एक तरह से पुराने ज्वालामुखियों की जड़ें होती हैं जो अब दिख रही हैं। अच्छा, तो ये किस तरह की शक्लें होती हैं? इनमें दो तो बहुत आम है, सिल और डाइक। सिल और डाइक, ये ये क्या क्या है? जब मैग्मा चट्टानों की जो परतें होती हैं, उनके बीच में उन्हीं के पैरेलल मतलब समानांतर एक चादर की तरह फैलकर जम जाता है, तो उसे सिल कहते हैं। ये एक तरह की लेटी हुई दीवार जैसी होती है। ठीक है। और डाइक? और जब मैग्मा इन परतों को काटता हुआ मतलब वर्टिकली ऊपर की तरफ एक खड़ी दीवार की तरह जमता है, तो उसे डाइक कहते हैं। अच्छा, एक लेटी हुई और एक खड़ी हुई दीवार जैसी। हाँ बिल्कुल। और जब इरोजन होता है तो ये सिल और डाइक आसपास की नरम चट्टानों के मुकाबले ज्यादा सख्त होते हैं, तो ये जमीन पर उभरी हुई चट्टानों या कभी-कभी खाइयों के रूप में दिखाई देते हैं। इंग्लैंड और यॉर्कशायर में इसके अच्छे उदाहरण है। क्या बड़े पैमाने पर भी मैग्मा ऐसे अंदर जमता है, मतलब बहुत बड़ी एरिया में? हाँ बिल्कुल जमता है। कई बार मैग्मा बहुत बड़े बड़े पिंडों के रूप में जमता है। जैसे एक होती है लैकोलिथ, ये गुंबद के आकार की होती है, जैसे किसी ने जमीन के नीचे रोटी फुला दी हो। नीचे से एक पाइप जैसा रास्ता इसे मैग्मा सोर्स से जोड़ता है। लैकोलिथ। और फिर होती है लोपोलिथ, ये तश्तरी या बेसिन के आकार की होती है। और फैकोलिथ होती है जो लेंस के आकार की होती है और अक्सर चट्टानों के मोड़ों में पाई जाती है। लेकिन सबसे बड़े कौन से होते हैं? सबसे विशाल होते हैं बैथोलिथ। ये तो मतलब दैत्याकार होते हैं, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों के बहुत बड़े अनियमित आकार के पिंड। ये सैकड़ों वर्ग मील में फैले हो सकते हैं। ओ बाप रे। हाँ, ये अक्सर बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों की नींव बनाते हैं, जैसे आयरलैंड के विकलो पर्वत या मलेशिया की मेन रेंज। इनका बनना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें सिर्फ मैग्मा जमता ही नहीं, बल्कि आसपास की चट्टानें भी गर्मी और दबाव से बदल जाती हैं। तो ये सब जो है जमीन के नीचे छिपे हुए भूवैज्ञानिक इतिहास के पन्ने हैं एक तरह से। कमाल है, ये तो सच में जमीन के नीचे की एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। अच्छा, अब अगर हम वापस सतह पर बनने वाली आकृतियों पर आएं, मतलब एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पर, तो शील ज्वालामुखी तो हमने देखे जो बेसिक लावा से बनते हैं। और क्या बनता है सतह पर? जब बहुत ही ज्यादा पतला बेसिक लावा मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड बड़ी मात्रा में निकलता है और दरारों से बहता है, तो वो किसी एक जगह ऊंचा शंकु बनाने के बजाय दूर दूर तक फैल जाता है। अच्छा, तो उससे क्या बनता है? उससे बनते हैं विशाल लगभग सपाट लावा मैदान या लावा पठार। ये लावा की एक के ऊपर एक कई परतों से बन सकते हैं। भारत का जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लाटो, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अमेरिका में स्नेक बेसिन भी ऐसा ही है। हाँ, डेक्कन ट्रैप्स सुना है उसके बारे में। ठीक है। और वो जो शंकु वाले ज्वालामुखी होते हैं, एसिड लावा वाले। हाँ, एसिड लावा और जो विस्फोटक विस्फोट होते हैं, उनसे मुख्य रूप से दो तरह के शंकु बनते हैं। एक तो होते हैं राख और सिंडर शंकु, एशन सिंडर कोन्स। ये कैसे होते हैं? ये छोटे होते हैं लेकिन इनकी ढलान काफी खड़ी होती है, स्टीप। ये सिर्फ विस्फोट में निकली राख और सिंडर मतलब छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों के ढेर लगने से बनते हैं। ये अक्सर जल्दी बन जाते हैं। मेक्सिको में एक ज्वालामुखी था, पारिकुटिन, वो तो कहते हैं मक्के के खेत में उगाया था। क्या बात है, खेत में ज्वालामुखी। और दूसरे कौन से हैं? जो सबसे आम है वो है मिश्रित शंकु, कंपोजिट कोन्स, या जिन्हें स्ट्रैटोवॉल्केनोस भी कहते हैं। ये वो क्लासिक ज्वालामुखी हैं जिनकी तस्वीर हमारे दिमाग में आती है, ऊंचे सुंदर कोन शेप वाले। जैसे जापान का माउंट फूजी। बिल्कुल, माउंट फूजी, इटली का वेसुवियस, सिसिली का एटना, ये सब मिश्रित शंकु हैं। ये सबसे आम भी हैं और अक्सर सबसे खतरनाक भी। ये बनते कैसे हैं? ये समय के साथ धीरे धीरे बनते हैं। इनमें विस्फोटक विस्फोटों से निकली राख और सिंडर की परतें जमती हैं, फिर लावा बहता है, उसकी परत जमती है, फिर राख, ऐसे परत दर परत ये ऊंचे होते जाते हैं। जैसे केक पर आइसिंग की परतें चढ़ाते हैं ना, कुछ वैसा ही। अच्छा। इनमें एक मुख्य वेंट या निकास होता है ऊपर, लेकिन किनारों पर छोटे छोटे सहायक पाइप या डाइक और उनसे बने छोटे परजीवी शंकु, पैरासिटिक कोन्स भी हो सकते हैं। माउंट एटना पर ऐसे कई परजीवी शंकु हैं, तो इनका बनना हजारों सालों की कहानी है। ज्वालामुखियों से जुड़ी कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे क्रेटर और काल्डेरा। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ज्वालामुखी के शिखर पर जो आमतौर पर एक गड्ढा सा होता है जहां से लावा वगैरह निकलता है, वो क्रेटर कहलाता है।
ये ज्यादा बड़ा नहीं होता। और काल्डेरा? काल्डेरा तब बनता है जब या तो कोई बहुत ही भयंकर प्रलयंकारी विस्फोट हो जिसमें ज्वालामुखी का पूरा ऊपरी हिस्सा ही उड़ जाए, या फिर विस्फोट के बाद नीचे का मैग्मा चेंबर खाली होने से ऊपर का हिस्सा धंस जाए। ये बहुत बड़े होते हैं, कई कई मील चौड़े हो सकते हैं। बाप रे, बहुत बड़े। हाँ, और इनमें अक्सर पानी भर जाता है और बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं। जैसे इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पर टोबा झील है, वो एक विशाल काल्डेरा झील है। अच्छा। और विस्फोट में जो मलबा निकलता है उसे क्या कहते हैं? आपने पायरोक्लास्ट बताया था। हाँ, उस सारे ठोस मलबे को जो विस्फोट में फेंका जाता है उसे सामूहिक रूप से पायरोक्लास्ट्स कहते हैं। हाँ। इसमें बहुत बारीक धूल और राख से लेकर सिंडर, छोटे टुकड़े, स्कोरिया, छिद्र वाले टुकड़े, प्यूमिस, हल्का पत्थर जो पानी में तैरता है, और बड़े बड़े चट्टानी गोले जिन्हें ज्वालामुखी बम कहते हैं, सब शामिल होता है। वाह, ज्वालामुखी बम, नाम ही काफी है। हाँ, और राख कई बार इतनी ज्यादा होती है कि आसमान काला हो जाता है और वो काली बर्फ की तरह जमीन पर गिरकर सब कुछ ढक लेती है। ज्वालामुखियों को उनकी एक्टिविटी के हिसाब से भी तो बांटते हैं ना, एक्टिव, डोरमेंट। बिल्कुल। सक्रिय ज्वालामुखी वो है जो हाल के समय में फटे हैं या जिनमें से अभी भी गैसें वगैरह निकल रही हैं, मतलब वो जगे हुए हैं और अक्सर फटते रहते हैं। और डोरमेंट? भविष्य में फिर से फटने की पूरी संभावना होती है। ये सोए हुए दानव की तरह है, पता नहीं कब जाग जाए। और तीसरे होते हैं विलुप्त, एक्सटिंक्ट। हाँ, विलुप्त वो माने जाते हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को लगता है कि ये अब कभी नहीं फटेंगे। हजारों सालों से कोई गतिविधि नहीं हुई, उनकी अंदरूनी गर्मी भी शायद खत्म हो चुकी है। तो मतलब इनसे कोई खतरा नहीं। देखिए, यहीं पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी ज्वालामुखी को पूरी तरह विलुप्त मान लेना कई बार खतरनाक साबित हुआ है। अच्छा, कैसे? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जिन ज्वालामुखियों को विलुप्त समझा जा रहा था वो अचानक भयानक रूप से फट पड़े। जैसे विसुवियस, जिसने पोम्पेई को तबाह किया था, उसे भी लोग लगभग शांत ही मानते थे। और क्राकाटाओ भी? ओह, तो ये लेबलिंग थोड़ी मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। ये हमें याद दिलाता है कि भूवैज्ञानिक समय बहुत लंबा होता है और जो आज शांत है वो कल सक्रिय हो सकता है। पृथ्वी अंदर से अभी भी बहुत गर्म और एक्टिव है। आपने विसुवियस और क्राकाटाओ का जिक्र किया, तो क्यों ना कुछ ऐसी विनाशकारी ज्वालामुखी घटनाओं पर थोड़ी और बात करें। इनसे हमें इनकी ताकत का सही अंदाजा लगेगा। हाँ, जरूर। सबसे मशहूर किस्सा तो शायद विसुवियस का ही है। 79 ईस्वी में इटली में इसने अचानक फटकर रोमन साम्राज्य के दो बड़े शहर पोम्पे और हरक्यूलेनियम पूरी तरह तबाह कर दिए। पोम्पे का तो मैंने सुना है, वो राख में दब गया था। हाँ, पोम्पे कई मीटर मोटी राख और प्यूमिस की परत के नीचे दब गया और इसी वजह से वो शहर अद्भुत रूप से संरक्षित हो गया। जब बाद में खुदाई हुई तो उस जमाने की जिंदगी की एक झलक मिली, जैसे समय वहीं थम गया हो। और हरक्यूलेनियम दूसरी तरफ था और वो ज्वालामुखी से निकले गर्म कीचड़ और मलबे के तेज बहाव, जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, उसमें बह गया और सख्त चट्टान में बदल गया। और विसुवियस बाद में भी फटा है। 1631 में भी उसने काफी तबाही मचाई थी। सच में भयानक। और क्राकाटाओ के बारे में क्या खास था? क्राकाटाओ जो इंडोनेशिया में था, 1883 में फटा। ये आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और सबसे जोरदार विस्फोटों में से एक माना जाता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि कहते हैं उसकी आवाज 3000 मील दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनी गई थी। 3000 मील? अविश्वसनीय। हाँ, विस्फोट ने उस द्वीप का लगभग 2/3 हिस्सा उड़ा दिया और इससे जो सुनामी उठी वो 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरें थीं, जिन्होंने आसपास के द्वीपों पर भयानक तबाही मचाई और 36,000 से ज्यादा लोग मारे गए। बाप रे। और एक और बात, विस्फोट से जो धूल और राख वायुमंडल में गई वो महीनों तक दुनिया भर में फैली रही और उसकी वजह से कई महीनों तक सूर्यास्त और सूर्योदय बहुत ज्यादा रंगीन दिखाई देते थे। अच्छा, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, और दिलचस्प बात ये कि 1927 में उसी जगह पर समुद्र के नीचे से एक नया ज्वालामुखी द्वीप उभरने लगा, जिसे अनक क्राकाटाओ कहते हैं, मतलब क्राकाटाओ का बच्चा। वो आज भी सक्रिय है। उफ, प्रकृति का चक्र।
एक और नाम आता है माउंट पिली का, वो भी काफी भयानक था। हाँ, माउंट पेली 1902 में वेस्ट इंडीज के मार्टिनिक द्वीप पर। इसकी खासियत थी न्यूई ऑर्डेंट, जिसका मतलब होता है दहकता हुआ बादल। दहकता हुआ बादल, ये क्या था? ये असल में राख, गैस और भाप का एक बेहद गर्म, सैकड़ों डिग्री सेल्सियस और बहुत तेज रफ्तार से बहने वाला प्रवाह था जो ज्वालामुखी के ढलान से नीचे आया। इसने सेंट पियरे नाम के शहर को बस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह भस्म कर दिया। लगभग 30,000 लोग मारे गए। कहते हैं सिर्फ 2 या 3 लोग ही बच पाए थे। हे भगवान, मिनटों में पूरा शहर खत्म। हाँ, ये घटनाएं हमें दिखाती हैं कि ज्वालामुखी कितने अलग-अलग तरीकों से और कितनी तेजी से विनाशकारी हो सकते हैं। कभी लावा से, कभी राख से, कभी सुनामी से, तो कभी ऐसे दहकते बादलों से। ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि दुनिया में ये ज्वालामुखी आखिर हैं कहाँ? क्या ये कहीं भी हो सकते हैं या इनका कोई खास पैटर्न है? नहीं, ये कहीं भी नहीं होते। इनका एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न है। ज्वालामुखी ज्यादातर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। मतलब जहां जमीन में बड़ी बड़ी दरारें हैं या जहां प्लेटें टकरा रही हैं। ये वही प्लेट टेक्टोनिक्स वाली बात है। बिल्कुल, ये पृथ्वी की पपड़ी के सबसे ज्यादा अस्थिर और सक्रिय क्षेत्र होते हैं। यहीं पर मैग्मा के बढ़ने और सतह तक आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और इसमें सबसे मशहूर है प्रशांत अग्निवलय या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। एकदम सही कहा आपने। दुनिया के लगभग 2/3 मतलब करीब 65-70% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल के आकार की पट्टी में स्थित है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये कहां से कहां तक फैला है? ये बहुत लंबा है। एक तरफ ये अलास्का से शुरू होकर नीचे कामचटका प्रायद्वीप, फिर जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया से होते हुए न्यूजीलैंड तक जाता है। और दूसरी तरफ ये दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला से शुरू होकर ऊपर मध्य अमेरिका, मेक्सिको और फिर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला है। बाप रे, ये तो लगभग पूरे प्रशांत महासागर को घेरता है। हाँ, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस रिंग में सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फिलीपींस में ही करीब 100 सक्रिय माने जाते हैं, एंडीज में 40 से ज्यादा, जापान में 35, इंडोनेशिया में तो 70 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सुगोई, मतलब इतनी ज्यादा एक्टिविटी। और इस रिंग के बाहर भी हैं ज्वालामुखी? हाँ है, लेकिन कम। अटलांटिक महासागर में भी कुछ ज्वालामुखी द्वीप हैं, जैसे आइसलैंड जो खुद मिड अटलांटिक रिज पर है, अज़ोरेस, केप वर्डे। भूमध्य सागर के इलाके में भी हैं जो आल्प्स पर्वत के बनने से जुड़े हैं, जैसे इटली के विसुवियस, एटना, स्ट्रोम्बोली। और अफ्रीका में? पूर्वी अफ्रीका में जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, वहाँ भी कुछ ज्वालामुखी हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या। हालांकि किलिमंजारो को अब शायद विलुप्त माना जाता है। वेस्ट इंडीज में भी हैं, जैसे माउंट पेली था। लेकिन महाद्वीपों के एकदम बीच में कम होते हैं। हाँ, महाद्वीपों के अंदरूनी स्थिर हिस्सों में सक्रिय ज्वालामुखी बहुत ही कम है, लगभग न के बराबर। जैसे इतनी विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ये पैटर्न समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़ी एक और चीज होती है, गीजर और गर्म झरने। ये क्या हैं और कैसे जुड़े हैं? ये भी असल में ज्वालामुखी गतिविधि के ही साइड इफेक्ट्स हैं, कह सकते हैं। ये उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां जमीन के नीचे मैग्मा या गर्म चट्टानें सतह के करीब होती हैं और भूमिगत पानी को गर्म कर देती हैं। तो गीजर क्या है? वो फव्वारे जैसे? हाँ, गीजर गर्म पानी और भाप के फव्वारे होते हैं जो समय समय पर जोर से जमीन से फूटते हैं, कभी-कभी तो 150 फीट तक ऊंचे। 150 फीट? ये होता कैसे है? ऐसा तब होता है जब जमीन के नीचे का पानी दरारों में जमा होकर ज्वालामुखी की गर्मी से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, मतलब क्वथनांक से भी ऊपर। लेकिन ऊपर की ठंडी परतों के दबाव की वजह से वो उबल नहीं पाता। फिर जब वो सुपर हीटेड पानी अचानक भाप में बदलता है तो वो जबरदस्त दबाव से बाहर फूट पड़ता है। अच्छा, कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? दुनिया में कुछ ही खास जगहें हैं जहां गीजर बहुतायत में है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड का रोटोरुआ क्षेत्र और अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन का ओल्ड फेथफुल गीजर तो बहुत मशहूर है, जो लगभग हर 63 मिनट में फटता है। ओल्ड फेथफुल, हाँ नाम सुना है।
और गर्म झरने, हॉट स्प्रिंग्स? गर्म झरने हॉट स्प्रिंग्स गीजर से ज्यादा आम है। इनमें भी पानी जमीन के नीचे गर्म होता है, लेकिन वो बिना किसी विस्फोट या फव्वारे के शांति से सतह पर बहता रहता है। अच्छा, तो ये कम नाटकीय हैं। लेकिन ये भी पृथ्वी के अंदरूनी गर्मी का ही सबूत है। इनमें अक्सर जमीन के अंदर से खनिज, मिनरल्स घुल जाते हैं, इसलिए कई गर्म झरनों के पानी को औषधीय गुणों वाला माना जाता है। लोग इनमें नहाते हैं। आइसलैंड जैसे देशों में तो हजारों गर्म झरने हैं और वहाँ इनका इस्तेमाल घरों और बिल्डिंगों को गर्म रखने, बिजली बनाने तक में होता है। जापान, हवाई जैसी जगहों पर ये बड़े टूरिस्ट आकर्षण भी हैं। तो ये गीजर और गर्म झरने भी उसी ज्वालामुखी पहेली का हिस्सा हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, जमीन के ऊपर और नीचे क्या क्या बनाते हैं और दुनिया में कहाँ हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की एक और जबरदस्त ताकत की, जिसका जिक्र बार बार आया है, भूकंप। आपने कहा इनका ज्वालामुखियों से गहरा नाता है। हाँ बिल्कुल, भूकंप यानी अर्थक्वेक्स, ये भी ज्यादातर उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पर आते हैं जहां ज्वालामुखी पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर में ज्वालामुखी भी हैं और भयंकर भूकंप भी आते हैं। तो भूकंप होते क्या है असल में? भूकंप असल में पृथ्वी की पपड़ी में होने वाला कंपन या थरथराहट है, वाइब्रेशन है। ये कंपन तब पैदा होता है जब जमीन के अंदर मौजूद चट्टानों में तनाव बढ़ता है और वो अचानक अपनी जगह से खिसक जाती हैं। ये खिसकाव ज्यादातर पहले से मौजूद दरारों के साथ होता है, जिन्हें हम भ्रंश या फॉल्ट्स कहते हैं। और एक कंपन इतनी तबाही कैसे मचाता है? देखिए, भूकंप का जो केंद्र होता है, फोकस, वो जमीन के अंदर होता है। वहां से ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। जब ये तरंगे सतह पर पहुंचती हैं तो जमीन हिलने लगती है। यही सतह तरंगे सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। कैसे? ये जमीन को ऊपर नीचे और अगल बगल हिलाती हैं। इससे इमारतें गिर सकती हैं, पुल टूट सकते हैं, सड़कें फट सकती हैं। लेकिन भूकंप का असर सिर्फ यहीं तक नहीं रहता। और क्या होता है? अगर भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो वो समुद्र के पानी में विशाल लहरें पैदा कर सकता है, जिन्हें हम जापानी शब्द सुनामी से जानते हैं। ये लहरें जब तटों से टकराती हैं तो भयानक तबाही मचाती हैं। हाँ, सुनामी तो बहुत खतरनाक होती है। इसके अलावा भूकंप से गैस पाइपलाइन टूट सकती हैं, जिनसे आग लग सकती है। पहाड़ों में भूस्खलन हो सकता है, नदियों के रास्ते बदल सकते हैं, कम्युनिकेशन लाइनें ठप हो सकती हैं। तो भूकंप के प्रभाव बहुत दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं। इन कंपनों की तीव्रता को सीस्मोग्राफ नाम के यंत्र से मापा जाता है। इतिहास में कौन से भूकंप सबसे ज्यादा विनाशकारी माने जाते हैं? कुछ उदाहरण? हाँ, कई बड़े विनाशकारी भूकंप आए हैं। 1755 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आया भूकंप बहुत भयानक था। उसमें समुद्र का तल धंस गया था, जिससे करीब 35 फीट ऊंची सुनामी आई और शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। अंदाजा है कि 60,000 लोग मारे गए थे। 60,000? और हाल के दिनों में 1923 में जापान के टोक्यो शहर में आया भूकंप भी बहुत विनाशकारी था। ये तट के पास एक बड़े भ्रंश पर आया था। लाखों घर तबाह हो गए और सबसे ज्यादा मौतें भूकंप के बाद लगी आग से हुईं। कहते हैं करीब 2.5 लाख लोग मारे गए थे। 2.5 लाख आग से? हाँ। फिर 1996 का सैन फ्रांसिस्को भूकंप भी बहुत चर्चित है। चीन के कांसू प्रांत में 1920 और 1927 में 2 बड़े भूकंप आए, जिनमें लाखों लोग मारे गए। मोरक्को का अगादिर 1960, ईरान 1968। लिस्ट लंबी है। ये घटनाएं बताती हैं कि भूकंप दुनिया के कई हिस्सों के लिए एक बड़ा खतरा है। और क्या भूकंप भी उन्हीं रिंग ऑफ फायर जैसे इलाकों में ज्यादा आते हैं जहां ज्वालामुखी ज्यादा हैं? हाँ, इनका वितरण पैटर्न ज्वालामुखियों से काफी मिलता जुलता है। दुनिया की सबसे ज्यादा भूकंपीयता, मतलब लगभग 70% भूकंप उसी परिप्रशांत क्षेत्र यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। 70%? हाँ। दूसरा बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है भूमध्य सागरीय हिमालयन बेल्ट। ये बेल्ट यूरोप में स्पेन, इटली से शुरू होकर तुर्की, ईरान, हिमालय पर्वतमाला से होते हुए बर्मा और उत्तर पश्चिम चीन तक जाती है। दुनिया के लगभग 20% भूकंप इसी बेल्ट में आते हैं। तो रिंग ऑफ फायर और ये मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट, ये 2 मेन जोन हो गए। बिल्कुल। बाकी के क्षेत्र जैसे महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां भूकंप आ ही नहीं सकते। छोटे मोटे भूकंप कहीं भी आ सकते हैं।
लेकिन बड़े और विनाशकारी भूकंप ज्यादातर इन्हीं 2 बेल्ट्स में केंद्रित हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जहां ज्वालामुखी हैं वहां भूकंप का खतरा भी ज्यादा है। हाँ, आमतौर पर ये कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही घटनाएं पृथ्वी की पपड़ी की अस्थिरता और गतिशीलता से जुड़ी हैं, खासकर उन जगहों पर जहां टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा रही हैं या खिसक रही हैं। दोनों के पीछे की मूल वजह प्लेट टेक्टोनिक्स ही है। समझ गया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने जीसी लियोंग के स्रोतों के आधार पर यह समझा कि कैसे पृथ्वी के अंदर की गर्मी और पिघली चट्टानें यानी मैग्मा न सिर्फ सतह पर अलग अलग तरह के ज्वालामुखी बनाती हैं, जैसे शील्ड ज्वालामुखी, सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु, हाँ, बल्कि जमीन के नीचे भी कई तरह की संरचनाएं बनाती हैं, जैसे सिल, डाइक, लैकोलिथ और वो विशाल बैथोलिथ। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि लावा किस तरह का है, बेसिक है या एसिडिक। ये बात ज्वालामुखी के आकार और उसके फटने के तरीके, मतलब वो शांत होगा या विस्फोटक, इसको कैसे तय करती है। और ये भी कि ज्वालामुखी और भूकंप दोनों अक्सर एक ही खास इलाकों में पाए जाते हैं, खासकर वो प्रशांत अग्नि वलय वाला क्षेत्र जो दिखाता है कि पृथ्वी की पपड़ी कहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय है। हाँ, वो प्लेट बाउंड्रीज वाले इलाके। साथ ही हमने वेसुवियस, क्राकाटाओ और बड़े भूकंपों के उदाहरणों से इन प्राकृतिक शक्तियों की जो जबरदस्त और कभी-कभी विनाशकारी ताकत है उसको भी जाना। सही कहा। और ये सारी बातें हमें यही याद दिलाती हैं कि हम एक बहुत ही डायनामिक, मतलब लगातार बदलते हैं ग्रह पर रहते हैं। जिन ताकतों ने इन ज्वालामुखियों और भूकंपों को बनाया है वो आज भी उतनी ही सक्रिय हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भविष्य में इन घटनाओं का बेहतर अनुमान लगा पाएंगे? क्या हम इनके साथ और ज्यादा सुरक्षित तरीके से रहना सीख सकते हैं? या फिर शायद क्या हम कभी पृथ्वी की इस अंदरूनी असीम ऊर्जा का कोई सकारात्मक, कोई कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करने का तरीका खोज पाएंगे? ये वाकई सोचने वाले सवाल हैं। भविष्य में शायद इन पर और बात हो। उम्मीद तो यही है। खैर, आज की इस गहन पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को ज्वालामुखी और भूकंप की दुनिया की ये यात्रा जानकारी भरी और दिलचस्प लगी होगी। मुझे भी इस चर्चा में मजा आया। धन्यवाद।